my dear student of Standard 8, welcome back once again, and we will continue with our chapter number 7, that is following the Mahatma part 1, and this is part 2 of 3. Well, part 1 we already covered महात्मा गांधी इनिशियल लाइफ. महात्मा गांधी के बारे में हमें बहुत सारी चीज़ें जानी थी. महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे, देन वापस इंडिया में आए थे 1915 में 46 ईयर्स की एज में, एंड देन वी हैड सीन द चंपारण सत्याग्रह ऑल्सो. ओके, सो दिस इज पार्ट 2 एंड हम लोग था गांधी जी के बारे में और आगे जानते हैं कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है, एंड ऑल सच थिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस सेशन. ओके, so as you can see on your screen, Kheda Satyagraha is given. So Champaran Satyagraha we already covered. Now about the Kheda Satyagraha, which was took place in 1917 and 18. Okay, so let's get started. Kheda district of Gujarat experienced a famine in the year 1917. Agriculture production was destroyed. Still, the British government, instead of waiving the tax, tried to collect the tax from the farmers. चलो, तो हमको अब चीज़ें समझनी पड़ेगी कि एक्चुअली खेड़ा सत्याग्रह में प्रॉब्लम क्या थी. वेल, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा इज अ प्लेस, खेड़ा इज अ डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात में आता है. ओके, एंड ये बात है 1917 की. तब वहाँ पे फेमाइन हुआ था. फेमाइन मतलब वहाँ पे बरसात नहीं हुई थी, सूखा पड़ा था. तो नॉर्मल सी बात है, जब बरसात नहीं होगी, सूखा पड़ेगा तो कोई क्रॉप प्रोडक्शन तो कर नहीं पाएगा. ठीक है, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोलते हैं कि भाई क्रॉप प्रोडक्शन हो या ना हो, हमको तो टैक्स लेने से मतलब है. ले, ये तो गलत बात हुई ना. जब प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो फिर टैक्स का आएगा. ठीक है, सो यही सब चीज़ें हो रही थी. अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी, द फार्मर स्टार्टेड द सत्याग्रह अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. गांधी जी टोल्ड द फार्मर दैट दे वुड नॉट पे टैक्स अंटिल द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड देयर डिमांड. गांधी जी ने सारे किसानों को इकट्ठा किया और बोला कि कोई टैक्स नहीं देगा जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी बात ना मान ले तब तक. Sardar Vallabhbhai Patel quit this practice of the lawyer and marked to protest and joined the Gandhiji. So सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने भी अपनी लॉयरशिप छोड़ दी और ये भी गांधी के साथ में आ गए. गांधी जी wrote a letter to the collector that if the tax of the poor farmers were waived, then the rich farmer would pay the tax regular taxes. उन्होंने कलेक्टर, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं, इनको लेटर लिखा कि आप जो छोटे मोटे किसान हैं जिनकी मतलब इतनी इतनी मतलब 5 बीघे ज़मीन या जो भी है, जो भी क्राइटेरिया रहा होगा, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि इतनी ज़मीन से अगर कम ज़मीन है तो उनको आप टैक्स माफ़ी कर दो. क्योंकि जब बरसात ही नहीं हुई है, फेमाइन हुआ, तो फिर आप किसे टैक्स ले सकते हो. हाँ, जो बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं जिनका इस पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा ज़मीन है, आप उनसे टैक्स लो ना. हमने कब मना किया है. ठीक है, फिर क्या होता है. At the end, the collector passed an order for the same in the 1918 and the movement was successful. And you know what? कलेक्टर बात मान भी जाते हैं. सो गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह हम लोग कह सकते हैं कि सक्सेस. अब देखो, ये है मेरे पास आज का न्यूज़पेपर. ठीक है, इस न्यूज़पेपर में अब मान लो 1917 डेट का, 18 डेट का, 19 डेट का जो न्यूज़पेपर आएगा ना, उसमें पता है क्या होगा कि भाई गांधी जी के कहने पर खेड़ा के कलेक्टर ने वहाँ के छोटे किसानों का टैक्स माफ़ कर दिया. अब ये इंसिडेंट पूरी मतलब पूरे इंडिया में नहीं फैल जाएगी, है ना, और इससे बहुत सारे लोग मोटिवेट भी होंगे. द खेड़ा सत्याग्रह डिड नॉट yield मच इन रिजल्ट, बट इट बिकम द इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द बेसिस ऑन विच इट वॉज फॉट. द फार्मर्स बिकम अवेयर एंड फियरलेस एंड करेज. अब फार्मर्स को पता चला कि भाई अगर बरसात नहीं होती है और अगर हम गवर्नमेंट के सामने प्रोटेस्ट करें और गवर्नमेंट को फिर झुकना भी पड़ेगा, तो लोग क्या हुए, एक तो अवेयर हुए कि उनके राइट्स क्या हैं, ऊपर से उनके अंदर डर निकल गया कि भाई आगे फ्यूचर में कभी अगर बरसात नहीं होती है तो हम लोग गवर्नमेंट को लेटर लिखेंगे और गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा. और अब वो थोड़े बहादुर बने, करेजियस बन रहे हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम वॉज द डेट द नेशन एंड द गांधी जी गॉट अ डिवोटेड एंड अ कमिटेड लीडर लाइक वल्लभ भाई पटेल. चलो ठीक है, पर यहाँ पर गांधी जी को एक नए फ्रेंड मिल गए जिनका नाम था वल्लभ भाई पटेल. ओके, थिंक, डिस्कस द सिमिलरिटी एंड द डिसिमिलरिटी बिटवीन द चंपारण एंड द खेड़ा सत्याग्रह. सी, चंपारण और उसमें क्या था, वहाँ पे इंडिगो का एलिमेंट था, यहाँ पे तो मतलब पानी का कोई इशू था, यहाँ पे पानी का इशू है. ठीक है, और चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह में क्या है, चंपारण इज ए प्लेस जो बिहार में आती है, खेड़ा इज ए प्लेस जो गुजरात में आती है. वेल, सिमिलरिटीज दोनों जगह गांधी जी हैं.
सिमिलरिटीज़ दोनों जगह मतलब प्रोटेस्ट होता है, सिमिलरिटीज़ दोनों जगह गांधी जीत जाते हैं। डिसिमिलरिटीज़ में तो कुछ ज़्यादा कुछ है ही नहीं। ओके, डिसिमिलरिटीज़ में यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर द रोवेल्ट एक्ट। रोलेट भी बोलते हैं कुछ लोग इसको, रोयल सत्याग्रह भी देखेंगे जो 1919 में हुआ था। ओके, सो लेट मी गो थ्रू द पैराग्राफ एंड देन आई विल एक्सप्लेन। ओके, सो स्टूडेंट्स यू जस्ट ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं इसको ताकि रीडिंग में एकदम अच्छा लगे। चलो, England was victorious in the World War One. At the same time, Revolt Act was implemented by the Britishers to control the public unrest and control the anti-colonial activity. Revolt Act authorized the government to exercise stricter control on the press, arrest without warrant, and indefinite detention in jail without any trial. The accused was denied the right to know the accuser, and the evidence is used on a trial, अब पता नहीं यहाँ पे क्या लिखा है, them. This act was a completely violation of the fundamental rights and freedom of expression and speech. Gandhi protested against this act and called it a black act. फ्रेंड्स, मैं आपको ये समझाऊँ उससे पहले आपको मैं एक सिनारियो क्रिएट कर रहा हूँ। से फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर में टीवी देख रहा हूँ, ठीक है, कुछ सीरियल देख रहा हूँ, भाभी जी घर पे, समथिंग लाइक दैट, एंड तभी मेरे घर पे बेल बजती है, डिंग डोंग। मैं जाता हूँ तो मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो मेरे सामने पुलिस आती है, तो मैं पुलिस को देखता हूँ, पुलिस मुझे देखती है, मैं बोलूँगा यस। बोला मिस्टर संदीप आप ही हो? बोला हाँ मैं ही हूँ। तो कहेंगे चलो जेल में। तो मैं, आप लोग सोचो मैं क्या बोलूँगा? मैं यही बोलूँगा कि भाई मुझे पकड़ क्यों रहे हो? तो बोलेंगे कि भाई वो आपका मतलब एक है, इस इंसान ने आप पे केस कर दिया है। हाँ, तो आपके पास कोई वारंट है? मीन्स अगर पुलिस मुझे अरेस्ट करना चाहती है ना तो उसके लिए उनको वारंट चाहिए, है ना। और विदाउट वारंट वो मुझे अरेस्ट नहीं कर सकती, है ना। वारंट में मैं पूरा पढ़ूंगा, देखूंगा क्या है ना। और मेरे पास राइट भी है, मैं अपने लॉयर्स को फ़ोन भी कर सकता हूँ, और तब मुझे मतलब पुलिस के साथ जाना होगा अगर उनके पास प्रॉपर वारंट है। लेकिन 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 ठीक है, वारंट नहीं होगा तो मैं पुलिस को बोलूँगा जाओ पहले वारंट लेके आओ फिर मुझे ले जाओ, कोई तकलीफ नहीं है ना। तो यही हुआ था 1999 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। लेट मी टेल यू, 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वॉर वन चला था, एंड वर्ल्ड वॉर वन में ब्रिटिशर्स जीत गए थे। इंग्लैंड मतलब या टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यार हम लोग विक्टोरियस हैं। इंडिया में उनके खिलाफ ज़्यादा प्रदर्शन ना हो इसके लिए उन्होंने एक रॉयल एक्ट बनाया। अभी रॉयल एक्ट क्या बोलता है कि ब्रिटिशर्स किसी को भी शक की निगाह पे अरेस्ट करके जेल में डाल सकती है, कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है, वो इंसान वकील को कर भी नहीं सकता है और डायरेक्टली। अब गांधी बोलते हैं कि ये तो भाई कम्प्लीटली वायलेशन हुआ ना कानून का, क्योंकि उनको लॉ का पूरा नॉलेज है, एंड इससे हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का है, और गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट ही बोल दिया, है ना। इसका मिसयूज़ कैसे हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सी सपोज कि मेरा वो फ्रेंड है, वो तो ऐसे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन मान लो पुलिस बन गया, है ना, और उसको जस्ट मुझे परेशान करना है, तो वो क्या करेगा कि भाई ये आदमी गलत काम कर रहा है, पकड़ के सीधा जेल में डाल दिया। और रॉयल एक्ट के पास बात क्या है, पुलिस के पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाते हैं, है ना। वो जब चाहे किसी को भी जेल में डाल सकती है। खाली केस क्या बनाना है कि मुझे इन पे शक है कि ये कुछ एंटी सोशल एक्टिविटी कर रहा है, ये एंटी कॉलोनियल यानी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जा रहा है, पकड़ के मुझे जेल में डाल दिया, यानी अपना बदला मतलब कैसे भी निकाल सकता है ना। तो ये मतलब बहुत गलत कानून था जो मतलब अननेसेसरीली पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा पावर दे रहा था, इसलिए गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट कहा और इसके अगेंस्ट में रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। द रॉयल सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ द एंटायर नेशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, but it was limited to the big cities only. Rallies, positions were organized and strikes were called out to protest against this act throughout the country. The British resorted the suppression to curb this movement. तो रॉयल सत्याग्रह शुरू किया गया एंड ये मतलब पूरे देश में बनाया गया, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम क्या था कि ये कोई पर्टिकुलर बड़े बड़े शहरों तक ही था, और ब्रिटिशर्स ने हर मतलब तरीके से इसको
ख़त्म करने का ट्राई किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग में क्या हुआ था एंड क्या है ये, लेट्स सी। As a part of the protest against the Royal Tax, the people of Punjab announced a strike on the 30th March and 6th of April in 1919. The condition of the Amritsar was almost out of control. And looking at this, the martial law was declared in Amritsar. देखो रॉयल टैक्स तो चल ही रहा है, इसके अगेंस्ट हमारा प्रोटेक्शन दिखाने के लिए 30 मार्च को एक स्ट्राइक होती है, एक हफ्ते बाद 6 अप्रैल को भी एक स्ट्राइक होती है। अब ब्रिटिशर्स ये देख रहे हैं कि अमृतसर की जो कंडीशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। लेट मी टेल यू मार्शल लॉ क्या होता है। मार्शल लॉ यानी सेक्शन 144 का पुराना वर्जन है, ओके। एंड यहाँ पर मतलब किसी को भी मतलब 2-3 लोगों को इकट्ठा होने की अलाउड नहीं है, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकता, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे चल रहा है, समथिंग लाइक दैट। द मीटिंग वॉज ऑर्गेनाइज ऑन द 13th अप्रैल, डे ऑफ बैसाखी। बैसाखी के दिन 13 डेट को एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है जलियांवाला बाग में, ठीक है। एंड टू पे द ट्रिब्यूट टू द मार्टियर एंड ऑल्सो टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर खिचलू। इनके दो मतलब मेन लीडर होते हैं, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर खिचलू। इनके विरोध प्रदर्शन करने के लिए और कुछ शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक नॉर्मल मीटिंग कंडक्ट की जाती है जलियांवाला बाग में, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 10,000 पीपल वेयर गैदर इन दिस मीटिंग। तो इस मीटिंग में कितने लोग गैदर होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10,000 लोग, ठीक है। जनरल डायर ब्लॉक द ओनली एग्जिट ऑफ द बाग एंड ऑर्डर the firing and the unarmed people gathering there. The firing started without any prior notice and warning. There was a high walls, मुझे याद है walls ही आएगा, high walls around it and so the people could not escape to the constant firing. To stop it stopped only when the soldiers run out of ammunition. As per the official record, 379 people died and 1,200 were injured. But in reality, the casualties were much more than the mention in the official report. Gandhiji completely lost a faith in the British sense of justice and तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है, सी 10,000 लोग इकट्ठे हुए हैं। अब वहाँ पे जनरल डायर आते हैं। अब मान लो ये पूरा जो स्क्रीन आप देख रहे हो ना, ये मान लो कि ये जो जगह है ये जलियांवाला बाग है, और आप ये देख रहे हो बस मेरे दो हाथ के बीच में बस एक इतना सा ही एक एंट्री पॉइंट था। बाकी यहाँ पे चारों तरफ जलियांवाला बाग में बड़ी बड़ी दीवारें हैं, मतलब जो बहुत हाइटेड है, जिसको मतलब कोई कूद के जा ही नहीं सकता। तो ये जो एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे जनरल डायर आते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स, और अपने साथ कुछ सोल्जर्स को लेके आते हैं। ब्रिटिशर्स जब भी कभी मतलब पुलिस वालों का एक रूल होता है कि जब भी किसी पे फायरिंग करना तो उनको वार्निंग देनी होती है। बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी प्रायर नोटिस के इन्होंने उन लोगों पे फायरिंग शुरू कर दी, और वो भी हैवी लोडेड गन से। फायरिंग जब तक चली जब तक बुलेट्स ख़त्म नहीं हो गई। एंड ऐसा माना जाता है कि 379 लोग मारे गए और 1,200 लोग इंजर्ड हो गए, बहुत लोगों की डेथ हुई। एंड ये तो चलो ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियली 1,200 लोगों की डेथ हुई थी, ओके। ब्रिटिशर्स इतना तो मतलब नंबर दिखाएंगे नहीं। गांधी जी का विश्वास कंप्लीटली गवर्नमेंट पे से उठ गया, गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट पे से। एंड ये बहुत ही सैड इंसिडेंट है। यू कैन सी कितनी बड़ी बड़ी दीवार है। 7.3 जलियांवाला बाग, पीपल वेयर पॉइंटिंग द प्लेस वेयर द बुलेट्स वेयर फायर्ड एंड द मार्क लिफ्ट बिहाइंड। यानी देखो वो जो आप देख रहे हो बड़े बड़े जो हॉल्स दिख रहे हैं, एक्चुअली वहाँ पे बुलेट्स फायर की गई थी। मतलब कुछ बुलेट्स जो अपने टारगेट को मिस कर गई थी वो दीवारों पे जाके लगी है। एंड यू कैन सी बहुत बड़ी दीवार है, इतनी दीवार तो कोई नॉर्मल बंदे मतलब फांद के जा ही नहीं सकते। तो गांधी जी का विश्वास गवर्नमेंट पे से उठ गया है। रविंद्रनाथ टैगोर भी बहुत सैड फील कर रहे हैं। तो इन्होंने एक डिसीजन लिया कि ऐसी अनऑर्गेनाइज बेशरम गवर्नमेंट का हम लोग कोई अवार्ड अपने पास नहीं रखेंगे। एंड यू नो व्हाट, रविंद्रनाथ टैगोर के पास कुछ टाइटल्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको दिए थे, ये उन्होंने उनको वापस दे दिया, नहीं रखना। क्यों, हम लोग मतलब हम लोग को बहुत शर्म महसूस हो रही है कि ऐसी मतलब घिसी पिटी
जो नॉर्मली पब्लिक पे अत्याचार करे, ऐसी गवर्नमेंट के हमको कोई टाइटल्स नहीं चाहिए, आप ही रख लो, हम लोग खुश हैं। तो उन्होंने अपना नाइटहुड, द अवार्ड गिवन बाय द किंग एंड द क्वीन ऑफ इंग्लैंड टू द पर्सन आउटस्टैंडिंग सक्सेस वर्क पब्लिक वर्क इन और टैलेंट, तो उन्होंने अपना नाइटहुड का टाइटल दे दिया जो उनको इंग्लैंड के राजा रानी ने दिया था अपने आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर पोएट renounced द नाइटहुड एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियनवाला बाग मैसेकर, सो आई विल सैल्यूट हिम, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। Efforts were made to unite the Hindu and Muslim during the Royal Satyagrah. Gandhi wanted that the Hindus and Muslims should start united, attain justice. चलो अब हम बात करेंगे खिलाफत मूवमेंट की। जो नेक्स्ट मूवमेंट था गांधी जी का वो था खिलाफत मूवमेंट। After attaining the victory in the World War I, the Allied nations signed the treaty with the Turkey, which was defeated. And the terms and conditions of this treaty were strict and unjust to the Turkey. The Sultan of the Turkey was the religious head of the Islam too. As per the treaty, the Khilafat, the post of the Khalifa, was to be terminated. Muslims all over the world, included India, launched the protest in the favor of the Khalifa. This movement in India was known as the Khilafat movement. The main leaders of the Khilafat movement were Ali brothers, Maulana Shaukat Ali and Maulana Muhammad Ali. Gandhi decided to support the Khilafat movement in turn, join the Muslim in protest against the Jallianwala Bagh massacre. His intention was to demand Swaraj with the combined power of the Hindu and Muslim community. देखो वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होता है यूरोप में, एंड वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की जो कंट्री होता है वो हार जाता है। टर्की में जो हेड होते हैं जिनको हम लोग खलीफा कहते हैं, ये मुस्लिम के हेड होते हैं, तो इनसे इनका टाइटल ब्रिटिशर्स ने छीन लिया कि अब आप खलीफा नहीं रहोगे। तो इसका विरोध पूरी दुनिया में होता है इंक्लूडिंग इंडिया, एंड इसका मोर्चा संभालते हैं दो भाई जिनको अली ब्रदर्स कहा जाएगा, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली। और इनको गांधी भी सपोर्ट करते हैं क्योंकि गांधी चाहते हैं कि अगर हम लोग मुस्लिम लोगों को उनके मूवमेंट में सपोर्ट करेंगे तो फिर मुस्लिम हमको भी सपोर्ट करेंगे अगर हम लोग जलियांवाला बाग का कुछ मतलब अगर हम लोग आगे प्लान करते हैं तो। इस तरह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मतलब गांधी जी इस्टेब्लिश करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, ठीक है। ओके बहुत ज़्यादा बाकी है, चलो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सो लेट्स स्टार्टेड। In his famous book Hind Swaraj 1909, Gandhiji said that the British rule could establish in India due to the cooperation of Indian and it run with the support only. If the Indian would withdraw their support and cooperation, the British would end within a year and Swaraj would be established. Gandhi started non-cooperation movement at the same line of thought, and the two main features of the non-cooperation movement were: first was the complete boycott of the government job, legislative council, government education institute, British titles, honor, foreign clothes, goods. The other creative aspect included the eradication of the untouchability, communalism, and consumption of the alcohol. He advocated the propagation of the Swadeshi goods, khadi, and national education. देखो 1909 में गांधी जी ने एक हिंद स्वराज नाम की बुक लिखी थी। इस बुक में उन्होंने ऐसा कहा था कि ब्रिटिशर्स एक्चुअली इंडिया पे रूल क्यों कर रहे हैं, रूल कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको इंडियन लोगों का सपोर्ट मिलता है। अगर सभी लोग अपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दें, पुलिस वाले पुलिस का जॉब छोड़ दें, आर्मी वाले मिलिट्री का जॉब छोड़ दें, स्कूल में से टीचर जॉब छोड़ दें, ऑफिस में से गवर्नमेंट के ऑफिस में से इंडियन लोग सब कर लें, तो ब्रिटिशर्स की ताकत ही नहीं इंडिया इतना सब कुछ बड़े इंडिया को संभाल लें और हमको इजीली 1 साल के अंदर आज़ादी मिल सकती है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया। नॉन कोऑपरेशन का मतलब होता है असहयोग, यानी हम लोग आपको कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो आई एम कमिंग इन योर क्लास और मेरा पढ़ाई का तरीका आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप स्टूडेंट डिसाइड करते हो कि हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे और हम लोग नहीं पढ़ने। आप लोग यूजुअली प्रिंसिपल को कंप्लेन करोगे, लेकिन अगर मान लो प्रिंसिपल आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो फिर आप वो लेक्चर आप क्लास के बाहर चले जाओगे, पूरी क्लास बाहर चली जाएगी कि भाई हमको ये सर के पास नहीं पढ़ना है। मीन्स ये एक तरीका होता है, अगर आपको एक प्रॉब्लम जेन्युइन है तो करना मत। आगे बढ़ते हैं, चलो। कहने का मतलब ऐसा है कि गांधी जी ने इसी लाइन पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने कहा कि
कि जितने भी गवर्नमेंट जॉब है छोड़ दो, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, टीचर्स है, वो छोड़ दो, गवर्नमेंट ने हमको जो भी टाइटल्स दिए जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है वापस कर दो, ठीक है। और फिर उन्होंने अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया। 7.4 में देखते हैं क्या लिखा है। द नेशनलिस्ट श्री चक्रवर्ती राय एंड गोपालचारी इन कन्वर्सेशन विद गांधी जी, पीपल इन द साउथ नो हिम एज राजा जी हु स्टार्टेड द सत्याग्रह टू ब्रेक द सोल क्लब। सो चक्रवर्ती जी की गांधी जी की एक मुलाकात है जहाँ पे ये साउथ में भी अपना मूवमेंट स्प्रेड करना चाह रहे हैं। गांधी स्टार्टेड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन रिटर्न द टाइटल ऑफ केसरे हिंद। तो उन्होंने, गांधी जी ने अपना जो टाइटल था केसरे हिंद वो गवर्नमेंट को वापस रिटर्न कर दिया। द मूवमेंट पिक्ड द मोमेंटम इन द 1921 एंड 1922। 21 और 22 में ये मूवमेंट थोड़ा और अभी आगे बढ़ता है। चलो मूवमेंट में आगे क्या क्या होता है लेट्स सी। स्टूडेंट लेफ्ट द स्कूल एंड कॉलेजेस। तो सारे स्टूडेंटों ने जो ब्रिटिशर्स के अंडर में आते थे उन्होंने सारा स्कूल रिजाइन कर दिया, एलसी ले ली इन शॉर्ट। Most of the elected members of the Legislative Council and local self-government institute resigned for their post। सभी लोगों ने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया। The foreign clothes were burnt across। सारे मतलब मान लो मेरे घर पे मान लो ये शर्ट है, ये इंग्लैंड से बनी है, तो मैंने ये निकाल के जला दी, तो पहनेंगे क्या? तो गांधी जी ने इसका भी सोल्यूशन निकाला। क्या था? द चरखा एंड द स्पिनिंग व्हील स्टार्टेड टेकिंग इट्स प्लेस इन द होम। स्वदेशी वेयर प्रमोटेड एवरीवेयर। तो गांधी जी ने कहा कि चरखे में मतलब रुई से धागा बनाओ, धागा बेच दो कंपनियों को, कंपनियां उसका कपड़ा बना लेंगी, वो पहनो, है ना। अपने देश में बनी हुई चीज़ें पहनो ना, दूसरे देश की क्यों पहनते हैं? स्पेशली मीन्स ब्रिटिशर्स। तो अपने देश का ही सामान यूज़ करना है, नॉट कपड़ा लेकिन हर चीज़। मैनी नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया एंड गुजरात विद्यापीठ, ये सब इंडिया में इस्टेब्लिश हुई। महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट द वायलेंट मूवमेंट। गांधी चाह रहे थे कि कोई भी वायलेंट मूवमेंट ना हो, है ना, हम लोग सब कुछ आराम से ही करेंगे। अ क्राउड ऑफ एंग्री फार्मर्स को गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश अटैक द चौरी चौरा विलेज police station in the year 1922 because of the police were fired at the crowd, killing few and the injuring many. The police station was set ablaze and 22 policemen were burnt alive in this incident। सब कुछ अच्छे से जा रहा था पर तभी एक इंसिडेंट हो जाता है। गांधी ने स्ट्रिक्टली कहा था कोई वायलेंट एक्टिविटी नहीं होगी, वायलेंट एक्टिविटी को करना ही नहीं है। सो फाइनली उत्तर प्रदेश में गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे एक गांव है चौरी चौरा। वहाँ पे कुछ फार्मर्स है ना, अपना ये जो दारू का जो ठेका होता है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि इसको बंद करो, इसको बंद करो। तभी मतलब जो ठेके वाले भाई साहब हैं वो पुलिस वालों को बुलाते हैं, पुलिस वाले आके ऐसे ही मतलब 2-3 लोगों पे फायर कर देते हैं, तो भीड़ भड़क जाती है। फिर पुलिस को दिखा कि भाई 8-10 ही बुलेट, ज़्यादा बुलेट तो है नहीं, कितनों को मारेंगे। फिर वो पुलिस वाले भागते हैं जेल की तरफ, सॉरी नॉट जेल की तरफ, हाँ अपने पुलिस स्टेशन की तरफ, और पब्लिक भी उनके पीछे आती है। और फाइनली जो पब्लिक गुस्सा थी ना, उन्होंने क्या किया, बाहर से ही जेल को आग लगा दी। एंड यू वॉन्ट बिलीव, जो 22 पुलिसमैन थे ना वो जिंदा के जिंदा जल गए। मीन्स ये एक सैड इंसिडेंट है जो हो गया, बट इससे गांधी जी बहुत नाराज हुआ। ये देखो चौरी चौरा द साइट ऑफ द ट्रेजेडी, मतलब कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं, ये मतलब जली हुई लाशें हैं। ड्यू टू दिस एक्ट वायलेंस गांधी जी विड्रॉन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इमीडिएटली। एंड यहाँ पर गांधी जी ने अपना जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो विड्रॉन कर लिया, ठीक है, मेरे इमेज के नीचे। आफ्टर कॉलिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी फोकस द कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी इन द रिमोट रूरल एरियाज। द सोशल रिफॉर्म्स प्रोपगेटेड इन द मिडल ऑफ द 20th century helped Gandhiji to earn more trust and faith of people. Gandhian ideas were started uniting the people from the different walks of life. Other two major developments of this period were establishment of the Indian Communist Party, RSS, Rashtriya Swayam Sevak Sangh. This party envisioned the future of India in the quite different way. Know about the social, political, economical view with the help of your teacher. Assume that you are a student of a government school in the year 1920. Make a poster appealing the youngster to join the non-cooperation movement. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे गांधी जी ने 20 मूवमेंट विड्रॉ कर लिया और एक चाह रहे हैं कि इंडिया के लोगों को ना थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा, है ना। ये सब उनको मतलब पता ही नहीं कि नॉन वायलेंस क्या है। तो इस टाइम पे बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं, नई नई पार्टियाँ बनते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी बनती है, आरएसएस पार्टी बनती है। और अब गांधी जी का मेन फोकस क्या है कि लोगों को अच्छे गुण दिए जाएं, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्टिविटी वो है, मत करो, कोई काम की नहीं है।
And the last thing we are going to see, impression of Gandhiji in the minds of people. The workers of the tea garden in Assam shouted a slogan, Gandhi Maharaj ki jai, and demanded the permission to visit their village. In many Vaishnav songs of ashram, Gandhi Raj is mentioned instead of Sri Krishna. एंड देखो यहाँ पर क्या है, गांधी जी आसाम के ट्री मतलब जो आसाम में जो चाय की पत्तियाँ, चाय के बागों में से जो पत्तियाँ तोड़ते हैं, जो चाय मतलब बनाते हैं, तो गांधी महाराज की जय ऐसे मतलब लोग बोलते थे, यानी गांधी जी की मतलब जो फेम है वो फैलती जा रही है। इवन कुछ जगहों पे भगवान कृष्ण की जगह गांधी राज कहा जाता है। एंड द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया टू वेर हाईली इन्फ्लुएंस बाई गांधी जी। द महाराजा ऑफ गोंडल वॉज वन ऑफ द अमोंग द सच किंग। गोंडल के जो महाराज थे वो भी गांधी से बहुत प्रभावित थे। श्री भगवत सिंह emphasized the constructive work. गर्ल्स एजुकेशन वेयर मेड द प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी, है ना, कुछ जगह पे एजुकेशन कंपलसरी की गई। ही पेट्रोनाइज द मेकिंग ऑफ द गुजराती डिक्शनरी भगवत गोमंडल। ओके, सो उन्होंने बाद में गुजराती एक डिक्शनरी भी डेवलप की। सो फ्रेंड्स, आई होप ये सेशन थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन नॉलेज वाली बातें बहुत थी इसमें। सो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, and very soon we are going to provide its last part also. So you guys are amazing, and at last, thanks for listening.